हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सविता एंड वेलकम टू सक्सेस टॉक। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 के इम्पॉर्टेंट नोट्स पढ़े थे और आज हम नेक्स्ट चैप्टर 5 नंबर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखभाल में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों के द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहार से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। तो फ्रेंड्स देखिए, उस समय में जो था इलेक्शन या चुनाव नहीं होते थे राजा की नियुक्ति करने के लिए, बल्कि अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला जो है अपने आप को राजा घोषित कर देता था, तो उसी के बाद वो राजगद्दी पर बैठता था। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। यानी कि फ्रेंड्स, जो राजा का सारथी होता था वो यज्ञ के समय पर जो राजा की बड़ी बड़ी कारनामे होते थे, जो बड़े बड़े युद्ध जीते होते थे उसने, उनके बारे में वो उनका गुणगान किया करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल का छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कोई अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था। तो फ्रेंड्स देखिए, उस समय पे भी शूद्रों को किसी भी प्रकार के अनुष्ठान या पूजा पाठ में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई थी। अब आगे है वर्ण। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे गए। तो फ्रेंड्स, जो वेद जो है वो ऋग्वेद के बाद रचे गए हैं, तो उन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहते हैं। और उन ग्रंथों में फ्रेंड्स आते हैं सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल है। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों और उनके संपादन की विधियां बताई गई है। तो फ्रेंड्स, इन वेदों में क्या बताया गया है? विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उसके संपादन की विधियां बताई गई है, जिसमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय के समाज में कई समूह थे, जिसमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, क्षत्रिय, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया, जिन्हें वर्ण कहते थे। तो फ्रेंड्स, उस समय पे जो पुरोहित लोग थे, उन्होंने ही लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, यानी कि 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिन्हें हम वर्ण कहते थे उस समय में।
उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित किए गए थे, यानी कि कार्य के हिसाब से जो वो काम करते थे उनके हिसाब से लोगों को वर्गों में विभाजित किया गया था। जैसे पहला वर्ण था ब्राह्मणों का, उनका काम वेदों का अध्ययन अध्यापन करना और यज्ञ करना था, जिसके लिए उन्हें उपहार मिलते थे। दूसरा वर्ण आता है फ्रेंड्स शासकों का, यानी कि जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था, उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरा स्थान विष यानी कि वैश्यों का आता था, जिसमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते हैं। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का आता है। तो फ्रेंड्स सबसे निचली जो वर्ण था उसमें शूद्रों का स्थान आता है, जिनका काम तीनों वर्णों की सेवा करना, यानी कि ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण और उसके बाद तीसरा वर्ण वैश्य वर्ण की सेवा करने का काम शूद्रों का होता था। उन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना जाता था। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था, यानी कि फ्रेंड्स महिला और शूद्र लोग जो थे वो वेदों को नहीं पढ़ सकते थे, उनका अध्ययन नहीं कर सकते थे। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती है। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी और भोजन संग्राहक भी शामिल थे। तो फ्रेंड्स कुछ लोगों को अछूत समझा गया था और अछूत वर्गों में शिल्पकार, शिकारी और भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों के संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, यानी कि फ्रेंड बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने इस वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया था, को मानने से मना कर दिया था। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारित सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। ये चित्र देखते हैं फ्रेंड्स एक बार। देखिए ये चित्रित घूसल पात्र, इस तरह के पात्र में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। देखिए फ्रेंड्स एक पात्र का चित्र दिखाया गया है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम। जनपद। महायज्ञ को करने वाला राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन में बसने की जगह होता है। तो जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है फ्रेंड्स? जन में बसने की जगह होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 पृष्ठ 49 में दिखाए गए हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की, और ये खुदाई में कहाँ कहाँ मिले फ्रेंड्स? दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजीखेड़ा इसके प्रमुख हैं। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें से कुछ घूसल और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित घूसल पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इन बर्तनों के बारे में बताया गया है। महाजनपद।
करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। तो फ्रेंड्स, जो जनपद जिनका नाम बड़ा हो गया, जो महत्वपूर्ण हो गए, उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा उस समय में। फिर महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने उस समय राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैप दिखाया गया है जिसमें महाजनपद और नगर, जनपद, महाजनपद और उनके नगर दिखाए गए हैं। जैसे हस्तिनापुर, बज्जी, मगध का दिखाया गया है और कौशाम्बी दिखाया गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, कौशाम्बी, उज्जैन, वैशाली, ये तक्षशिला झेलम नदी के पास। तो फ्रेंड्स, ये मैप में बताए गए हैं कुछ जनपद और महाजनपदों के नगर। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। महाजनपद के राजा ऋग्वेद में उल्लेखनीय राजाओं से किस तरह भिन्न थे, दो अंतर बताओ। देखिए फ्रेंड्स, ये किले की दीवार दिखाई गई है, पढ़ते हैं चलिए एक बार इसके बारे में। कौशाम्बी किले की दीवार, यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। आगे कर के बारे में बात करते हैं अब। महाजनपदों के राजा विशाल किला बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसीलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों के द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूल करने लग गए थे। यानी कि फ्रेंड्स, महाजनपद काल में अब राजा लोग जो थे वो समय समय के लिए सिर्फ उपहारों पर निर्भर नहीं रहते थे, बल्कि वो लोगों से अब कर वसूल करने लग गए थे। किस लिए? अपनी सेना का लालन पालन करने के लिए, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करने के लिए। और कर किस रूप में लगाए जाते थे फ्रेंड्स? फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। तो प्राय उपज का 1/6 भाग हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया गया, जिसे भाग कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, जो कृषि का जो था 1/6 हिस्सा, उसके कर को भाग कहा जाता था। अगला है, कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए थे, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। यानी कि कारीगर जो थे वो क्या कहते हैं, बुनकर, लोहार या सुनार जैसे राजा के लिए महीने में उन्हें एक दिन काम करना पड़ता था। तो उनके ऊपर इस रूप से कर लगाया जाता था कि श्रम के आधार पर कर लगाया जाता था उनसे। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पादन के रूप में कर देना पड़ता था। यानी कि पशुपालकों को या तो अपने जानवर देने पड़ते थे राजा को, या फिर उनसे प्राप्त होने वाला दूध, घी, मक्खन वगैरह, ये सब ऊन आदि, ये सब उन्हें राजा को देने पड़ते थे। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। और अगला है फ्रेंड्स, आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। तो इस तरह से कर लगाया जाता था उस समय पे लोगों पे। कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन हुए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई।
दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने की बजाय धान की पौध तैयार कर उसका रोपण शुरू किया गया। यानी कि फ्रेंड्स, पहले जैसे बीज छिड़ककर खेती किया करते थे, फिर उसके बाद ये बीज छिड़ककर खेती करना बंद कर दिया उन्होंने, बल्कि इसके बजाय धान के पौध लगाकर उसका रोपण करना शुरू कर दिया। और हल्के फाल अब लोहे के बनने लग गए थे, जिससे कठोर ज़मीन को आसानी से जोता जा सकता था। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसीलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमरतोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेतीहर मजदूर, जिनको कम्मकार कहा जाता था, करते थे। अगला है सूक्ष्म निरीक्षण, मगध। मगध लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। तो सबसे महत्वपूर्ण जनपद फ्रेंड 200 साल पहले कौन सा था? मगध था। गंगा और सोन जैसी नदी मगध से होकर बहती थी। तो फ्रेंड्स, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि कौन सी नदियाँ मगध से होकर बहती थी? गंगा और सोन नदी मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। और ये नदियाँ यातायात यानी कि जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियों तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें थीं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। देखिए फ्रेंड्स, यही एक इम्पॉर्टेंट कारण था उस समय में मगध का इतना ज़्यादा समृद्धिशील होने के लिए, क्योंकि उसके वो दो तरफ से तो नदियों से घिरा हुआ था, एक तरफ से गंगा से, दूसरी तरफ से सोन नदी से घिरा हुआ था। और उसके साथ ही उसके पास जंगल भी थे साथ में ही मगध के, जिससे कि उसे हाथी मिला करते थे, वहाँ से घर, गाड़ियाँ, रथ बनाने की लकड़ियाँ मिला करती थी। लौह अयस्क की खदानें थी मगध के पास ही, तो इसी वजह से वो इतना ज़्यादा फल फूल सका मगध राज्य। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महाजनपद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, जिसे आज का पटना कहता है, तो को राजधानी बनाया गया। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। तो इसी वजह से सिकंदर के जो सैनिक थे, उन्होंने मगध में जाकर लड़ाई करने से मना कर दिया था। वज्जी, जैसे कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली, बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते थे। तो फ्रेंड्स, जो वज्जी राज्य था वो वैशाली यानी कि बिहार के पास था। उसकी राजधानी वैशाली और बिहार थी। और इसके अलग अलग किस्म की शासन व्यवस्थाएं थी इसमें। और वो शासन व्यवस्था कौन सी थी? गढ़ या संघ थी। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। सभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। राजाओं में सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा भी नहीं ले सकते थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ गण के बारे में बताया गया है कि गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है।
और संघ संघ अर्थात संगठन या सभा होती है। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। वज्जी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान किए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु यानी कि अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उसमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्जी वासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे और बड़ों का सम्मान समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। आगे उन्होंने बताया था कि वज्जी महिलाओं के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे और विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। वज्जी संघ अन्य महाजनपदों में कैसे भिन्न था? कम से कम 3 अंतर बताओ। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बाद तुम अध्याय 10 में पढ़ोगे। अब फ्रेंड्स अन्यत्र पर एक नज़र डाल लेते हैं। अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो। लगभग 2000 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासक व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासक के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों के द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खादानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। चलिए एक बार इम्पॉर्टेंट डेट्स पर नज़र डाल लेते हैं हम लोग। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। नए शासक लगभग 3000 साल पहले हुए थे। महाजनपद लगभग 3000 साल पहले हुआ था। सिकंदर का आक्रमण दीर्घ निकाय का लेखन 2300 साल पहले हुआ था। फ्रेंड्स गण या संघ राज्यों का अंत लगभग 1500 साल पहले हुआ था। सो फ्रेंड्स हमारी ये क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। तो नेक्स्ट वीडियो इसी चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स के लिए होगी। तो चलिए ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।